तो डियर स्टूडेंट्स, कल हमने फार्माकोलॉजी सब्जेक्ट की शुरुआत कर ली थी, जो कि हमारे साथ पोस्ट आ रहे हैं फर्स्ट सेमेस्टर बीएसएन थर्ड सेमेस्टर का सब्जेक्ट है। यूनिट नंबर 1 इंट्रोडक्शन टू फार्माकोलॉजी को हमने कल काफ़ी डिटेल के साथ डिस्कस किया था। फार्माकोलॉजी के बारे में मैंने आपको बताया था कि जब हम ड्रग्स के बारे में स्टडी करते हैं और वो ड्रग्स हमारे बॉडी में किस तरह से एक्ट करता है, हमारे बॉडी के सेल्स के साथ किस तरह से इंटरेक्शन करता है, तो इस स्टडी को हम क्या कहते हैं, फार्माकोलॉजी कहते हैं। तो फार्माकोलॉजी को हमने काफ़ी डिटेल के साथ डिस्कस किया था। फिर हमने ड्रग्स पर बात की थी कि ड्रग्स किसे कहते हैं, ठीक है, डोजेज से क्या मुराद है, डोज किसे कहते हैं, मेडिसिन से क्या मुराद है, मेडिसिन किसे कहते हैं। इसी तरह से जितने भी फार्माकोलॉजी के टर्मिनोलॉजीज है उसको हमने काफ़ी डिटेल के साथ जो है वो डिस्कस कर लिया था। तो आज का लेक्चर जो है हम वहाँ से स्टार्ट करेंगे जहाँ से हमने इसको छोड़ा था, मतलब बायो अवेलेबिलिटी तक मेरे ख्याल में हमने इसको डिस्कस किया था। सो हाफ लाइफ सर हाफ लाइफ। हाँ जी, आज के लेक्चर की शुरुआत हम हाफ लाइफ से करते हैं, ठीक है। हाफ लाइफ किसे कहते हैं, व्हाट इज हाफ लाइफ। जैसे कि इसके नाम से ही आपको जाहिर हो रहा होगा, थोड़ा बहुत आप लोगों को आइडिया हो रहा होगा, हाफ लाइफ मतलब आधी जिंदगी। तो हाफ लाइफ की अगर सिंपल अल्फाज में मैं आपको बताऊं तो किसी भी ड्रग की हाफ लाइफ से मुराद ये है कि जब आप कोई ड्रग ले लेते हैं, उसको आप इनटेक कर लेते हैं, तो इनटेक करने के बाद जब ये आपके ब्लड में जाता है, आपके ब्लड में ये डिस्ट्रीब्यूट होना शुरू हो जाता है और फिर टारगेट साइट तक जाता है। तो टारगेट साइट पर पहुंचने के बाद ये कितने मिनट में, कितने घंटों में अपना 50% इफेक्ट को शो करती है। मिसाल के तौर पर पेनाडोल है, ठीक है, पेनाडोल आपने काली सर दर्द के लिए, तो आपने पेनाडोल जैसे काली, फिर तकरीबन 5 मिनट बाद जो है आपके सर में जो है वो दर्द की जो शिद्दत है वो थोड़ी थोड़ी कम होना शुरू हुई। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो मिसाल के तौर पर मैं यहाँ पर आपको एक एग्जांपल के ज़रिए समझाना चाहूँगा। मिसाल के तौर पर एक ड्रग है, ठीक है, पेनाडोल, मैंने आपको बता दिया पेनाडोल है, ठीक है। इसकी हाफ लाइफ जो है मिसाल के तौर पर कितनी है, 2 है, 2 आवर्स है इसकी हाफ लाइफ, सॉरी, इसकी जो फुल लाइफ है वो 2 आवर्स है। तो इसका मतलब ये है कि ये पूरा जो है 2 आवर्स में इसके पूरे इफ़ेक्ट्स जो है वो क्या हो जाते हैं, मुकम्मल हो जाते हैं। अपना पूरा इफ़ेक्ट जो है ये 2 घंटों के अंदर शो करता है। तो इसकी हाफ लाइफ कितनी होंगी, मतलब ये 50% इफ़ेक्ट कितने घंटों में शो करेगी, ये आप लोगों को अब क्लियरली पता चल जाएगा कि ये 1 आवर में 50% जो है अपने इफ़ेक्ट को शो करेगी। क्योंकि एक मेडिसिन जो है वो मुकम्मल अपनी जो इफ़ेक्ट्स है, असरात है, उसको 2 आवर्स में, मतलब 100% एफिशिएंसी जो है वो 2 आवर्स में शो करती है। तो 50% एफिशिएंसी कितने आवर्स में शो करेगी, 1 आवर में। तो जो 1 आवर है इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम इस पेनाडोल की हाफ लाइफ कहते हैं कि 1 आवर में पेनाडोल जो है वो 50% यूज़ हो गई, इसने अपने इफ़ेक्ट शो कर लिए। और जब 100% ये इफ़ेक्ट शो करेगी तो 100% के लिए ये कितना टाइम लेगा, 2 आवर्स टाइम लगेगा। तो इस 1 आवर टाइम को हम क्या कहते हैं, हाफ लाइफ कहते हैं। समझ आ गई। यस सर। Half life is the time taken by the plasma concentration of the drugs to decrease by 50% or reach half of the original concentration. Initially, if a drug has plasma concentration of 100 milligram per milliliter, after passing 2 hours, it reduces to 50 milligram per milliliter. Then the half-life ऑफ द ड्रग विल बी, मतलब कहते हैं कि अगर मिसाल के तौर पर आपने एक ड्रग ले ली, ठीक है, और उसकी जो कंसंट्रेशन है आपके प्लाज्मा में तो वो 100 मिलीग्राम पर मिलीलीटर है। जब 2 घंटे गुजरे तो 2 घंटों के बाद इसकी जो कंसंट्रेशन थी प्लाज्मा में तो वो कितनी हो गई थी, 100 मिलीग्राम से रिड्यूस होकर 50 मिलीग्राम हो चुकी थी। तो 2 आवर्स में ये 50 मिलीग्राम तक पहुंची। तो मज़ीद 50 मिलीग्राम को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए या इसको यूज़ करने के लिए हमें कितने आवर्स मज़ीद दरकार होंगे, 2 आवर्स दरकार होंगे। तो 2 एंड 2 प्लस हमारे साथ कितने हो गए, 4 हो गए। तो इस मेडिसिन की जो फुल लाइफ है वो क्या है, 4 है, लेकिन इसकी जो हाफ लाइफ है वो क्या होगी, 2 आवर्स होंगी, क्योंकि 2 आवर्स के अंदर अंदर ये 50% जो है प्लाज्मा में क्या हुई है, वो
डिफ्यूज़ हो चुकी है, यूज़ हो चुकी है। तो इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम हाफ लाइफ़ कहते हैं, ठीक है? कोई कन्फ्यूज़न है हाफ लाइफ़ में? No, sir. No, वेरी sir. गुड। Uh, अच्छा जी, मज़ीद आगे बढ़ते हैं। प्रोफ़ाइलेटिक एजेंट, प्रोफ़ाइलेटिक एजेंट किसे कहते हैं? देखिए, ये जितने भी टर्मिनोलॉजीज़ हमने अब तक डिस्कस किए, ये आपके बाकी जितने भी यूनिट्स हैं उसमें बार-बार ये रिपीट होंगे। तो इसलिए मैंने आपको कहा था कि अगर आप लोगों को बेसिक समझ में आ गई तो फार्माकोलॉजी आपके लिए बच्चों के काम जैसी होंगी, बच्चों का काम होगा ये आपके लिए समझना। तो इसलिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ये यूनिट नंबर 1। Prophylactic agent is any drug that prevent a disease or illness from occurring is called prophylactic agent. मिसाल के तौर पर हम जो वैक्सीन लेते हैं, वैक्सीन हम क्यों लेते हैं? वैक्सीन हम इसलिए लेते हैं ताकि हमें किसी किस्म की बीमारी जो है वो ना लगे। किसी भी किस्म की बीमारी से बीमारी के लगने से अपने आप को बचाने के लिए हम जो एजेंट्स लेते हैं, पहले से जो हम मेडिसिन लेते हैं उसको हम क्या कहते हैं? प्रोफाइलेटिक एजेंट्स कहते हैं, ठीक है? yes, sir. अच्छा जी, अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ फार्माकोलॉजी। अब फार्माकोलॉजी की हम थोड़ी सी हिस्ट्री को डिस्कस करेंगे कि इसकी शुरुआत कहाँ से हुई थी, ड्रग्स के बारे में स्टडी कब से हुई थी, ठीक है? कब से ड्रग्स के बारे में लोगों ने मुताला शुरू किया था। तो अब हम फार्माकोलॉजी की हिस्ट्री पर थोड़ी सी नज़र डालेंगे, सही है? Originated in the 19th century, the discipline makes drug development possible. अच्छा जी, फार्माकोलॉजी की जो ओरिजिनेशन है, जो शुरुआत है वो 19वीं सदी से हुई थी, ठीक है? जिसके बाद जो ड्रग की डेवलपमेंट है, ठीक है, वो पॉसिबल हुई, मुमकिन हुई। फार्माकोलॉजी इज़ वन ऑफ द कॉर्नरस्टोनर ऑफ द ड्रग डिस्कवरी प्रोसेस। फार्माकोलॉजी किसे कहते हैं? अभी मैंने आपको बताया कि फार्माकोलॉजी से मुराद ये है कि ड्रग्स के बारे में मुताला करना, ड्रग्स कैसे बॉडी के अंदर काम करती है इसके बारे में मुताला करना, इसको हम कहते हैं फार्माकोलॉजी। फार्माकोलॉजी का जो है एक बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल है ड्रग्स की डिस्कवरी प्रोसेस में, ड्रग के दरियाफ्त में, ठीक है? क्योंकि जब हम ड्रग्स को स्टडी करते हैं, उसके इफ़ेक्ट्स को स्टडी करते हैं, तो तभी हम मुख्तलिफ़ किस्म के ड्रग्स को क्या करेंगे? दरियाफ्त करेंगे, डिस्कवर करेंगे। The birth date of pharmacology is not as clear cut. In the early 19th century, physiologists performed many pharmacologic studies. ठीक है? फ्रांसिस मेजेंडी फ्रांस फ्रांस फ्रांकोस मेजेंडी स्टडीड द एक्शन ऑफ नक्स वोमिका, जो कि हमारे साथ क्या है? स्ट्रीचिन कोटिंग प्लांट ड्रग है, ठीक है? स्ट्रीचिन कोटिंग प्लांट ड्रग है ऑन डॉग्स, show that the spinal cord was the site of convulsant action. His work was presented to the Paris Academy in 1809. फ्रांकोज मैगेंडी जो है, इन्होंने क्या किया था? इन्होंने एक ड्रग नॉक्स वोमिका पर क्या किया था? इस पर इन्होंने स्टडी की थी, इस पर मुताला किया था। और इस ड्रग को जो है इन्होंने किस पर अप्लाई किया था? एक डॉग पर अप्लाई किया था, एक कुत्ते पर अप्लाई किया था। जिसके बाद इनको ये पता चला कि ये क्या काम करती है, that the spinal cord was the site of its convulsant action। इन्होंने जब डॉग पर ये ड्रग अप्लाई किया, ठीक है, तो इसके बाद इनको पता चला कि ड्रग जो डॉग पर कन्वर्सन एक्शन हो रहे थे, ठीक है, जो डॉग्स पर जो है कन्वर्सन एक्शन हो रहे थे, तो ये क्यों हो रहे थे? इस नक्स वोमिका ड्रग ने जो है इसने स्पाइनल कॉर्ड को क्या किया था? स्पाइनल कॉर्ड साइट को इफेक्ट किया था, जिसकी वजह से ड्रग ये जो कन्वर्सन एक्शन थे वो क्या हुए थे? डॉग में काज हुए थे। तो इनका जो इनकी जो स्टडी है, इसको पेरिस की जो एकेडमी है 1809 में वहाँ पर जो है पेश की गई थी, ठीक है? तो ये एक पॉइंट हो गया, इतना इम्पोर्टेंट नहीं है लेकिन फिर भी जस्ट आप लोग जो है इसको सुन ले, ठीक है? इसको सुन लें ताकि अगर कभी कोई क्वेश्चन आ गया इससे तो आप लोगों को फिर पता हो। अच्छा जी, फिर क्या हुआ? In 1842, Claude Bernard discovered that the arrow
poison curer act at the neuromuscular junction to interrupt the stimulation of muscles by the nerve impulses. आप लोग क्या फिर 1842 में क्लाउड बर्नार्ड इन्होंने क्या किया था, डिस्कवर किया था द एरो पॉइजन क्यूरर एक्ट एट द न्यूरोमस्कुलर जंक्शन पर एक्ट करने वाला एक ड्रग इन्होंने क्या किया था, डिस्कवर किया था, डेट टू इंटरप्ट द स्टिमुलेशन ऑफ मसल बाय नर्व इम्पल्सिस, जो कि क्या करता था, नर्व इम्पल्सिस के ज़रिए मसल के जो स्टिमुलेशन है उसको क्या करता था, इंटरप्ट करता था, उसमें ये क्या करता था, मुदाखलत करता था। ठीक है, मतलब मसल की जो स्टिमुलेशन है, मसल की जो कंट्रैक्शन रिलैक्सेशन प्रोसेस है, उसको इफेक्ट करने में इस ड्रग का क्या था, एक इम्पॉर्टेंट रोल था। Pharmacology was held to have emerged a separate science in 1847 when Rudolf Buccium was appointed professor of pharmacology at the University of Dorpat in Estonia। ठीक है, कहते हैं कि फार्माकोलॉजी की जो तरक्की का आगाज़ है ये तब हुआ था जब 1847 में रुडोल्फ ब्यूचियम को प्रोफेसर ऑफ फार्माकोलॉजी क्या किया, अपॉइंट किया गया एट यूनिवर्सिटी ऑफ डॉर्पेट इन एस्टोनिया। एस्टोनिया जो कि रशिया का एक हिस्सा है, रशिया का एक इलाका है। ठीक है, वहाँ पर ये यूनिवर्सिटी हुआ करती थी या यूनिवर्सिटी है, तो वहाँ पर जो है इनको फार्माकोलॉजी के एक प्रोफेसर के तौर पर अपॉइंट किया गया था। लेकिन आउटसाइड फंडिंग ब्यूचियम बिल्ड अ लेबोरेटरी at his own expense in the basement of his home. Although Buccium is credited with turning the purely descriptive and empirical study of medicines in an experimental science, his reputation is overshadowed by that of his student Oswald Skimmerberg। ये कैसे नाम है, इसको प्रोनाउंस करना भी बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। अच्छा जी, जब ये प्रोफेसर बने तो इनको जो है फंडिंग नहीं मिल रही थी, तो फंडिंग की इनको बहुत ज़्यादा मसला था। तो इस वजह से जो ब्यूचियम थे, इन्होंने अपने घर के बेसमेंट में एक अपने ख़र्चे पर क्या किया था, एक लेबॉर्ट्री जो है वो बनाई थी, और इस लेबॉर्ट्री में वो क्या करते थे, मुख्तलिफ़ किस्म के एक्सपेरिमेंट करते थे मुख्तलिफ़ ड्रग्स पर। ठीक है, और इन एक्सपेरिमेंट में इनके एक स्टूडेंट थे जिनका नाम ओसवर्ड स्किमडीबर्ग था। ठीक है, वो इनके साथ बहुत ज़्यादा कोऑपरेट करते थे, इनके साथ बहुत ज़्यादा हेल्प करते थे। ये एक स्टोरी की तरह ये टॉपिक्स है, तो इसको इतना ज़्यादा जो है आप लोगों ने वो नहीं करना है। ठीक है, बस जस्ट सुनते जाए कि क्या हो रहा है। फिर इसके बाद आते हैं ऑसवर्ड स्किमडबर्ग। 1838 से लेकर 1921 तक इसका टाइम पीरियड है। Oswald Skimberg is generally recognized as founder of modern pharmacology। ये एक MCQs आपके एग्जाम में आ सकता है, आपसे पूछ सकते हैं कि फाउंडर ऑफ मॉडर्न फार्माकोलॉजी इज, मॉडर्न फार्माकोलॉजी के फाउंडर कौन है या किसे समझा जाता है, तो वो ऑसवर्ड स्किमबर्ग है। ठीक है, Skimberg obtained his medical doctorate in 1866 with a thesis on the measurement of chloroform in blood। ठीक है, इन्होंने क्या किया था, 1866 में एक थीसिस लिखी थी, किस चीज़ पर, क्लोरोफार्म पर, कि क्लोरोफार्म जो है किस तरह से इफ़ेक्ट करता है, किस तरह से ये ब्लड में जो है अपना काम करता है और अपने जो एनेस्थेटिक इफ़ेक्ट्स है उसको शो करता है। इन 1872 he became professor of pharmacology at the University of Strasbourg, receiving generous government support in the form of Magnificent Institute of Pharmacology। फिर 1872 में वो एक यूनिवर्सिटी ऑफ स्ट्रेसबर्ग के प्रोफेसर बने, जिसमें वो फार्माकोलॉजी के प्रोफेसर थे, और यहाँ पर इनको गवर्नमेंट की तरफ से पूरा सपोर्ट जो है वो मिलती थी। ही स्टडीड द फार्माकोलॉजी ऑफ क्लोरोफॉर्म एंड क्लोरो क्लोरल्डिहाइड। इन्होंने जो है क्लोरोफॉर्म और जो क्लोरल हाइड्रेट है, इस पर जो है इन्होंने क्या की, स्टडी जारी रखी। In 1869, Skimberg showed that muscarine evoked the same effect on the heart as electrical stimulation of vagus nerve। फिर 1869 में इन्होंने ये बात की थी कि
मस्कुराइन जो है ये क्या होता है, एवोक। मस्कुराइन ये कोई ड्रग का नाम होगा, ठीक है, या कोई न्यूरोट्रांसमीटर होगा। तो इसके बारे में इन्होंने ये बात की थी कि जो मस्कुराइन है ये क्या करता है, वही सेम इफ़ेक्ट प्रोड्यूस करता है जैसे कि हार्ट पर प्रोड्यूस करता है जब इलेक्ट्रिकल स्टिमुलेशन मिलती है वेगस नर्व को। कहते हैं कि वेगस नर्व को इलेक्ट्रिकल स्टिमुलेशन मिलने की वजह से ये उसी तरह के सेम इफ़ेक्ट को प्रोड्यूस करता है जैसे कि ये हार्ट पर प्रोड्यूस करता है। इन्होंने ये बात की थी, ठीक है। फिर आगे मज़ीद क्या हुआ, in 1878 he published a classic text outline of pharmacology। 1878 में इन्होंने अपनी एक टेक्स्ट जो है क्लासिक टेक्स्ट पब्लिश की थी जिसको आप एक बुक भी कह सकते हैं, आउटलाइन ऑफ फार्माकोलॉजी के नाम से। 1885 में ही इंट्रोड्यूस यूरिथेन एज अ हेप्नोटिक, और इसी तरह से 1885 में इन्होंने यूरिथेन को क्या किया था, उसको इंट्रोड्यूस कराया था कि यूरिथेन जो है इसको आप एज अ हेप्नोटिक यूज़ कर सकते हैं। इन द यूनाइटेड स्टेट द फर्स्ट चेयर इन फार्माकोलॉजी वाज एस्टेब्लिश एट द यूनिवर्सिटी ऑफ मिचिगन इन 1890 अंडर द जॉन जेकब एबल, एन अमेरिकन हु हैड ट्रेन अंडर स्किमबर्ग, ठीक है। फिर इसी तरह से 1890 में यूनाइटेड स्टेट में एक फर्स्ट चेयर फार्माकोलॉजी जो है वो इस्टेब्लिश की गई, कहाँ पर, यूनिवर्सिटी ऑफ मिचिगन में, ठीक है। और इनका जो सरबराह था वो कौन था, जॉन जेकब एबल था। जॉन जेकब एबल जो थे ये स्किमबर्ग के अंडर काम किया करते थे। In 1893 एबल जॉन हॉपकिन यूनिवर्सिटी इन बाल्टीमोर, ठीक है। और इसी तरह से 1893 में एबल ने जो है जॉन हॉपकिन यूनिवर्सिटी को जो है ज्वाइन किया जो कि बाल्टीमोर में है। His major accomplishment include the isolation of epinephrine from adrenal gland cortex। इन्होंने जो कारनामा सरअंजाम दिया था वो ये था कि इन्होंने एड्रेनल ग्लैंड से एपिनेफ्रीन हार्मोन को क्या किया था, आइसोलेट किया था। 1897 से लेकर 1898 में ये कारनामा किया था। आइसोलेशन ऑफ हिस्टामीन फ्रॉम पिट्यूटरी ग्लैंड से इन्होंने हिस्टामीन हार्मोन को आइसोलेट किया था 1919 में। और इसके साथ साथ प्रिपरेशन ऑफ प्योर क्रिस्टलाइन इंसुलिन, और प्योर क्रिस्टलाइन इंसुलिन का जो प्रिपरेशन है वो भी इन्होंने 1926 में सरअंजाम दिया था। His student Reed Hunt discovered acetylcholine in adrenal extract in 1906। और इसी तरह से इनके जो स्टूडेंट थे जिनका नाम रीड हंट था, उन्होंने जो है 1906 में एड्रेनल ग्लैंड से क्या हासिल किया था, एसिटाइलकोलिन को जो है इन्होंने एक्सट्रैक्ट किया था। तो ये वो कारनामे हैं जो कि इन्होंने सर अंजाम दिए थे एक स्पेसिफिक टाइम में। काइंडली आपने माइक्स जो है म्यूट करें। Today, there is a pharmacology department in every college of medicine or फार्मेसी, ठीक है। आजकल के ज़माने में अगर हम देखें तो हर एक कॉलेज में अपना एक डिपार्टमेंट है फार्माकोलॉजी का, ठीक है, जिसमें मेडिसिन और फार्मेसी के हवाले से क्या किया जाता है, पढ़ाया जाता है। पर्पस ऑफ मेडिकेशन, मेडिकेशन हम किस मकसद के लिए करते हैं इस पर अब हम बात करेंगे। मेडिकेशन कैन बी एडमिनिस्टर फॉर फॉलोइंग पर्पजेज, मेडिकेशन जो है हम मंदरजा झेल मकासद के लिए इसको हम क्या करते हैं, पेशेंट को एडमिनिस्टर करते हैं। सबसे जो पहला पर्पस होता है हमारा वो डायग्नोस्टिक पर्पस है। मेडिकेशन हम इसलिए देते हैं पेशेंट्स को ताकि हम अपने पेशेंट की जो प्रॉब्लम है उनकी जो डिजीज़ है उसको हम क्या करें, आइडेंटिफाई करें। तो पहला पर्पस हमारे मेडिकेशन देने का यही होता है कि हम अपने पेशेंट की डिजीज़ को आइडेंटिफाई करें, डायग्नोज करें। दूसरा जो पर्पस है वो क्या है, दूसरा पर्पस वो प्रोफाइलेक्सिस है। प्रोफाइलेक्सिस मतलब टू प्रिवेंट अक्रेंस ऑफ डिजीज़, किसी भी किस्म के डिजीज़ को काज होने से पेशेंट को बचाने के लिए हम क्या करते हैं, मेडिकेशन हम उनको देते हैं। जैसे कि हेपरीन हम इसलिए देते हैं ताकि पेशेंट को थ्रोम्बोसिस ना हो, ब्लड जो है वो क्लॉट ना हो। एंटीबायोटिक इसलिए देते हैं ताकि पेशेंट इन्फेक्शन से बचा रहे, ठीक है। तो प्रोफाइलेक्सिस पर्पस के लिए हम मेडिकेशन देते हैं। और तीसरा जो पर्पस है वो है थेराप्यूटिक पर्पस, जिसमें हम क्या करते हैं, किसी भी किस्म की डिजीज़ या एबनॉर्मल कंडीशन या जो भी एबनॉर्मल सिम्टम्स होते हैं उसको
ठीक करने के लिए, उसका इलाज करने के लिए और एबनॉर्मल फंक्शन को नॉर्मल करने के लिए हम क्या करते हैं, उसको हम ये मेडिकेशन एडमिनिस्टर करते हैं। तो ये हमारे साथ क्या है, ये हमारे साथ मेडिकेशन के स्पेसिफिक पर्पसेस है जो कि हम पेशेंट को एडमिनिस्टर करते हैं। सही है। एसेंशियल ऑफ जो मेडिकेशन, आपने हिस्ट्री बताई है ये तो माइंड में कौन नहीं रहनी देखिए हिस्ट्री में बस जो मैंने आपको पॉइंट हाईलाइट किए वही पॉइंट्स आप लोग अपने साथ याद करें। बाकी ये इतने ज़्यादा किस्से जो है आप लोगों को रट्टा करने की भी ज़रूरत नहीं है। ठीक है, जो मैंने आपको बताया कि वो इम्पोर्टेंट है तो वो चीज़ें आप याद करें। लेक्चर को फिर आप लोग बाद में सुन सकते हैं। ओके सर फार्माकोलॉजी की हिस्ट्री तो मुताला पाकिस्तान। इसेंशियल ऑफ मेडिकेशन ऑर्डर, जब हम मेडिकेशन देते हैं तो मेडिसिन देने के लिए भी हमें कुछ चीज़ों का ख्याल रखना होता है। ठीक है, तो वो कौन सी चीज़ें हैं उसको अब हम डिस्कस करेंगे। द ड्रग ऑर्डर रिटन बाय द फिजिशियन हैज 7 essential parts for administration of drugs safely. The nurse should know how to read a drug order. It should have the following component. कहते हैं कि हमें जो फिजिशियन ऑर्डर देते हैं ड्रग के हवाले से, ठीक है, तो इसके बेसिकली 7 इसेंशियल पार्ट है, 7 ज़रूरी इसके हिस्से हैं जिसके बारे में नर्स को पता होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसके साथ साथ नर्स को ये भी पता होना चाहिए कि जब आपको डॉक्टर की तरफ से ऑर्डर मिलता है, ठीक है, आप लोगों को चिट मिलता है, चिट्ठी मिलती है, तो उस चिट्ठी को आपने कैसे रीड आउट करना है उसका तरीका यहाँ पर आपको बताया जा रहा है। सबसे पहला काम आप लोगों ने पेशेंट की आइडेंटिफिकेशन करनी होती है। सो पेशेंट का फुल नेम आप लोगों ने चिट्ठी पर देखना है, ठीक है, और उसको आइडेंटिफाई करना है। दूसरा जो काम है इम्पोर्टेंट वो है डेट एंड टाइम। डेट और टाइम को आपने देखना है कि ये कब जो है इनको ये चिट्ठी दी गई थी, ठीक है, या कब मुझे ये चिट्ठी मिली है, ठीक है, आया उसी दिन का है या उससे पहले है, और टाइम भी आपने देखना है। फिर तीसरा काम आप लोगों ने ड्रग नेम को देखना है कि कौन सा ड्रग जो है वो प्रेस्क्राइब किया गया है। इसके बाद आपने डोजेज को देखना है, ड्रग की मिकदार को देखना है कि कितने मिकदार में जो है डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब किया है देने के लिए। फिर इसके बाद आप लोगों ने एडमिनिस्ट्रेशन रूट देखने हैं कि आईवी के ज़रिए देनी है, आईएम के ज़रिए देनी है, सबक्यूटेनियसली देनी है या ओरली देनी है, ठीक है। इसके साथ साथ टाइम एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन भी देखनी है कि कितने टाइम में देना है, कितनी फ्रीक्वेंसी के साथ देनी है, कितनी दफ़ा इनको देना है, ठीक है। इसके अलावा लास्ट में आप लोगों ने फिजिशियन का सिग्नेचर भी देखना है। ये सारी चीज़ें देखने के बाद, इन सारी चीज़ों को वैलिडेट करने के बाद आप फिर क्या करेंगे, डॉक्टर के जो ऑर्डर है उसको आप फॉलो करेंगे। अगर इनमें कोई मसला हो, इनमें कोई चीज़ जो है वो मिस हो, तो फिर आप लोग जो है इसकी क्या करेंगे, इंक्वायरी करेंगे। सब कुछ ठीक करने के बाद, सारी चीज़ें क्लियर करने के बाद आप फिर पेशेंट को क्या कर सकते हैं, ड्रग एडमिनिस्टर कर सकते हैं। टाइप ऑफ मेडिकेशन ऑर्डर। अब मेडिकेशन ऑर्डर्स जो है इसके हमारे साथ कुछ टाइप है। कुछ ऐसे मेडिकेशन होते हैं जो कि हमने उसी टाइम देने होते हैं, कुछ ऐसे मेडिकेशन होते हैं जो कि हमने एक टाइम देने होते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जिसको हमने हस्बी ज़रूरत देने होते हैं। तो ये चीज़ें भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, एग्ज़ाम में इसके आने की चांसेस बहुत ज़्यादा है, इसलिए इसको क्लियर कर लीजिएगा। स्टेट ऑर्डर से क्या मुराद है? अगर आपको एक चिट्ठी मिल जाए और उस पर आपको मेडिसिन दिया गया हो और साथ में आपको स्टेट भी दिया गया हो, तो स्टेट से मुराद ये है कि आपने उस मेडिसिन को उसी टाइम पेशेंट को क्या करना है, एडमिनिस्टर करना है, नीडेड इमीडिएटली, उसी टाइम पेशेंट को आपने एडमिनिस्टर करना है। अगर आपको एक चिट्ठी मिले वहाँ पर जो है ओटी लिखा गया हो या ओडी लिखा गया हो, ठीक है, ये तो सिंगल ऑर्डर है, तो ये मतलब ये है कि आपने इसको एक ही टाइम पर पेशेंट को देना है, एक ही दफ़ा आपने क्या करना है, पेशेंट को एडमिनिस्टर करना है। अगर आपको जो है पीआरएन ऑर्डर मिला, ठीक है, तो पीआरएन से मुराद ये है कि एज गिवन एज नीडेड, मतलब जब पेशेंट को देने की ज़रूरत हो तो ज़रूरत को मद्देनज़र रखते हुए आपने पेशेंट को देना है, बिला ज़रूरत जो है आप पेशेंट को नहीं दे सकते। फिर इसके बाद आता है रूटीन ऑर्डर। रूटीन ऑर्डर में क्या, जी 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 सर, जी मतलब इन लोगों ने एडवांस में अच्छा जी, रूटीन कि ऑर्डर, हमने ऐसा पढ़ा है।
routine order given within 2 hours of being written and carry out on schedule। रूटीन ऑर्डर में बेसिकली जो ज़्यादातर आपको दिखने को मिलता है तो वो ये होता है कि आपने गिवन विद इन 2 आवर्स, 2 आवर्स के अंदर अंदर आपने क्या करना होता है, देना होता है, शेड्यूल को मद्देनज़र रखते हुए हर 2 घंटे बाद जो है आपने उसको क्या करना होता है, देना होता है, मतलब ऑर्डर को फॉलो करते हुए। स्टैंडिंग ऑर्डर क्या होती है? स्टैंडिंग ऑर्डर में क्या होता है, रिटन इन एडवांस कैरिड आउट अंडर स्पेसिफिक सर्कमस्टांसेस। ख़ास कंडीशन आपको बताए गए होते हैं कि अगर आपके पेशेंट कोई इस तरह का एक्सपीरियंस फेस करता है, इस तरह की सिचुएशन को फेस करता है, तो ऐसे सिचुएशन में आपने अपने पेशेंट को ये वाले मेडिसिन देने हैं, तो इसको कहते हैं स्टैंडिंग ऑर्डर, ठीक है, जो कि एक ख़ास सिचुएशन के लिए जो है आपको पहले से जो है मेंशन किया गया होता है कि अगर ऐसा कोई हालत आती है, सिचुएशन आती है, तो आपने पेशेंट को ये मेडिसिन देने हैं। अच्छा जी, बेसिक ट्रांसमिशन नोट्स में लिखा इम्पोर्टेंट है कि आप क्या करें, इन रूल्स को फॉलो करें। मेडिसिन को देने के लिए आपने क्या करना है, रूल को फॉलो करना है। तो वो 7 राइट्स कौन से हैं जो कि आपने देखने हैं, जिसमें आपने सबसे पहले देखना है राइट पेशेंट को, मतलब चिट्ठी पर जो नेम है उसको आपने प्रोनाउंस करके देखना है कि पेशेंट कौन है, ये नाम किसका है, तो पेशेंट को आपने आइडेंटिफाई कर लेना है। तो राइट पेशेंट ये हो गया। फिर आपने डोज को, जो चिट पर लिखा गया होता है, तो उस डोज को जो है आपने उठाना है, तो इसको कहते हैं राइट डोज, ठीक है, मतलब राइट अमाउंट में उसको आपने ले लेना है। फिर राइट ड्रग, मतलब जो ड्रग आपको मेंशन किया गया होता है चिट्ठी पर, तो उसी को उठाना है। ऐसा ना हो कि पैरासीटामोल की जगह आप कोई दूसरा जो है ड्रग उठा ले और उतनी अमाउंट में जो है पेशेंट को एडमिनिस्टर कर ले, तो पेशेंट जो है वो बढ़ जाएगा, ठीक है। तो आप लोगों ने जो है इन चीज़ों का ख्याल रखना है। फिर इसके बाद राइट रूट, राइट रूट से मुराद ये है कि जो आपको प्रिस्क्रिप्शन में मिला हो, ठीक है, कि आईवी देना है, आईएम देना है, सबक्यूटेनियस देना है, इंट्रामस्कुलर देना है, तो उसी को आपने फॉलो करना है, ठीक है। इसके साथ साथ राइट टाइम पर देनी है, राइट फ्रीक्वेंसी के साथ आपने देनी है, और फिर आखिर में सबसे जो ज़रूरी काम होता है वो है डॉक्यूमेंटेशन। जब आप डॉक्यूमेंटेशन नहीं करते तो इससे पेशेंट की जान को ख़तरा होता है। मिसाल के तौर पर आपने मेडिकेशन की है, आपका जो ड्यूरेशन है, ड्यूटी है, वो ऑफ हो जाती है, दूसरी नर्स आ जाती है, आपने डॉक्यूमेंटेशन नहीं की है और वहाँ पर जो है मेंशन किया गया है कि आपने देना है। तो जब आप डॉक्यूमेंटेशन नहीं करेंगे तो नर्स को ये लगेगा कि जो दूसरी नर्स थी उन्होंने नहीं दिया है, तो वो दोबारा से वो ड्रग देंगी उसी टाइम। तो इससे क्या होगा, ओवरलोड होगा और पेशेंट की जो लाइफ है वो क्या होंगी, खतरे में होंगी, ठीक है। तो इस वजह से डॉक्यूमेंटेशन करना ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। जरूरी और सेफ्टी भी है, बिल्कुल सेफ्टी भी है इसमें, सेफ कर दे, बिल्कुल बिल्कुल सही और बात। हम भी बच जाएंगे वरना क्रिमिनल में आ जाएंगे, जेल जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल यही बात है। बहुत ज़्यादा जो नर्सिंग ड्यूटी है ये बहुत ज़्यादा वो वाली होती है, बहुत ज़्यादा रिस्की ड्यूटी होती है। इसमें क्या कहते हैं, गलती की गुंजाइश नहीं होती। जी सर। प्रिमिटिव मेडिसिन, primitive medicines, observing the reaction of some animals to particular herbs. Through primitive medicine, quinone was discovered from Africa, used for malaria, and lime juice from ascorbic acid vitamin C. This is used for scurvy and gum bleeding. सोर्सेज ऑफ ड्रग्स की अगर हम बात करें तो बहुत सारे ड्रग्स ऐसे हैं जो कि मुख्तलिफ सोर्सेज से जो है उसको हासिल किया गया है, उसको बनाया गया है। सो प्रिमिटिव मेडिसिन जो है ये वो मेडिसिन होते हैं, ठीक है, जिसको कहाँ से हासिल किया हो, जिसको पार्टिकुलर हर्ब से जो है हासिल किया हो, मतलब प्लांट्स वगैरह से हासिल किया गया हो। सो ऑब्जर्विंग रिएक्शन ऑफ सम एनिमल, कुछ एनिमल्स ऐसे थे कि वो क्या करते थे, वो मुख्तलिफ किस्म के हर्ब्स को खाते थे। तो उन हर्ब्स को खाने की वजह से, मतलब हर्ब से जब इस रिएक्शन को लोगों ने ऑब्जर्व किया तो लोगों ने इसके बारे में सोचना शुरू किया। और इसी तरह से साउथ अफ्रीका में हमारे साथ एक प्लांट है जिसको क्विनोन प्लांट कहते हैं, ठीक है। तो उस प्लांट से जो है क्या किया गया था,
क्विनोन को डिस्कवर किया गया था। क्विनोन क्या है या क्विनाइन क्या है, ये हमारे साथ वो ड्रग है जो कि आजकल मलेरिया की ट्रीटमेंट, मलेरिया के इलाज के लिए इसको क्या किया जाता है, यूज़ किया जाता है। इसी तरह से लाइम जूस जो है ये एस्कॉर्बिक एसिड है, ठीक है, और इसको जो है किस चीज़ के लिए यूज़ किया जाता है, स्कर्वी के लिए, स्कर्वी डिजीज़ के लिए, और जो गम ब्लीडिंग डिजीज़ है इसके लिए यूज़ किया जाता है। इसी तरह से कुछ प्लांट्स है जिसके रूट्स को जो है एज अ सोर्स ऑफ ड्रग जो है यूज़ किया जाता है, उसके बार्क को, सेप को, लीव्स को, फ्लावर्स को, सीड्स वर सोर्सेज फॉर ड्रग्स। फॉर एग्जांपल डिजिटेलियस फॉर फॉक्स ग्लोव्स, ठीक है, डिजिटेलियस जो है ये फॉक्स ग्लोव से जो है हासिल किया गया है। ओपियम जो है ये पोपाई प्लांट से जो है हासिल किया गया ये ड्रग है, ठीक है। तो ये डिफरेंट सोर्सेज है जिससे क्या किया जाता है, ड्रग्स को एक्सट्रैक्ट किया गया है। काइंडली अपने माइक म्यूट करें। Animal sources give us hormones for replacement in time of deficiency. For example, insulin from the pancreas of pig and cattle. Insulin जो है एनिमल सोर्सेज जिससे ड्रग्स लिए गए हैं, ठीक है, तो उसमें हार्मोन्स आ जाते हैं, ठीक है, जो कि हम डिफिशिएंसी के टाइम में यूज़ करते हैं। सो जो इंसुलिन है ये जो पिग होता है उसके पेनक्रियाज, और जो कैटल मवेशी होते हैं, ठीक है, दूसरे भैंस से हो गए, ठीक है, इसी तरह से दूसरे कैटल्स हो गए, ठीक है, तो उनके पेनक्रियाज से जो है इंसुलिन को क्या किया गया है, एक्सट्रैक्ट किया गया है, और इसको जो है डायबिटीज़ के इलाज के लिए यूज़ किया जाता है। इसी तरह से लिवर एक्सट्रैक्ट फ्राम एनीमिया, ठीक है, लिवर जो है इसको जो है एनीमिया के इलाज के लिए इसको एक्सट्रैक्ट किया गया है। तो मुख्तलिफ एनिमल सोर्सेज है, जैसे कि अगर हम मुख्तलिफ एनिमल्स के जो पॉइजन है, ठीक है, जिसमें आपके साथ मिसाल के तौर पर मतलब मेरी बात का ये है कि बहुत सारे एनिमल्स ऐसे हैं जिसकी जो जहरीला चीज़ें हैं उसको हम एज अ सोर्स ऑफ मेडिसिन यूज़ करते हैं। अगर मैं आपको एक एग्जांपल दूँ, अगर सांप का जो जहर है, ठीक है, सर उसके जैसे बारे में, स्नेक, हाँ जी। हाँ जी, स्नेक, उसके जहर को हम एज अ ड्रग यूज़ करते हैं। इसी तरह से बिच्छू का जो जहर है उसको हम एज अ ड्रग यूज़ करते हैं, ठीक है, बहुत सारी चीज़ें हैं जिसको हम एज अ ड्रग यूज़ करते हैं। मिनरल्स की अगर हम बात करें तो मिनरल्स में एसिड आ जाते हैं, बेस आ जाते हैं, साल्ट्स आ जाते हैं, पोटाशियम क्लोराइड आ जाते हैं। इसको हम क्या करते हैं, एज अ मेडिसिन ड्रग के तौर पर यूज़ करते हैं। इससे हम ड्रग क्या करते हैं, एक्सट्रैक्ट करते हैं। सोर्सेज ऑफ ड्रग है ये। नेचुरली जो हमारे साथ अकरिंग सब्सटेंसेस है, तो उसमें आपके पास प्रोटीन जो है ये आपके पास क्या है, नेचुरली अकरिंग सब्सटेंस है। हैप्पी चांस क्या है, डिस्कवरी इज बाय चांस नॉट बाय एनी प्रीमीडिएटेड एफर्ट। हैप्पी चांस से मुराद ये है कि कुछ मेडिसिन ऐसे भी है जो कि क्या हुए हैं, बाय चांस डिस्कवर हुए हैं, उसको डिस्कवर करने का किसी को भी पता नहीं था, ठीक है, लेकिन वो बाय चांस डिस्कवर हुए हैं, तो इसको हम हैप्पी चांस डिस्कवर ड्रग्स कहते हैं, ठीक है, जो कि बाय चांस डिस्कवरी उसकी हुई है। इसके अलावा सिंथेसिस जैसे ऑफ, सर एम्पिसिलिन, बिल्कुल एम्फिसिलीन हो गया, पेनिसिलिन जो थी वो हैपनली हुई थी। बिल्कुल बिल्कुल यही बात है, सही कहा आपने। तो इस तरह के जो ड्रग है इसको हम हैप्पी चांस ड्रग कहते हैं। सिंथेसिस ऑफ सब्सटेंसेस फ्रॉम नेचुरल प्रोडक्ट्स इन द लेबॉर्ट्रीज, ठीक है, नेचुरल प्रोडक्ट से जो है मुख्तलिफ किस्म के ड्रग बनाए जाते हैं, सब्सटेंसेस बनाए जाते हैं लेबॉर्ट्रीज में। तो इसको हम क्या कहते हैं, सिंथेसिस ऑफ सब्सटेंसेस। ये हमारे साथ आर्टिफिशियल सोर्स है किस चीज़ का, ड्रग मेकिंग का, ड्रग के एक्सट्रैक्शन का। समझ आ रही है मेरी बातों की? यस सर। अच्छा जी, ये फार्माकोलॉजी का पार्ट 1 मुकम्मल हो गया है। अब यहाँ से कोई क्वेश्चन है स्टूडेंट्स आप लोगों का? सर एक दफा दोबारा रिपीट कर दे प्लीज। अच्छा जी, किसको? इसको? जी सर। अच्छा जी, देखिए सोर्सेज ऑफ ड्रग का क्या मतलब है। सोर्सेज ऑफ ड्रग का मतलब ये है कि कहाँ से इन ड्रग्स को जो है हासिल किया गया है। तो प्लांट्स में हमारे साथ क्या आते हैं, सोर्सेज ऑफ ड्रग आते हैं। बहुत सारे प्लांट्स ऐसे हैं, जड़ी बूटियाँ जिसे हम कहते हैं, बहुत सारे जड़ी बूटियों से जो है ड्रग्स बनाए जाते हैं। उसको जो है फॉर द पर्पस ऑफ मैनकाइंड की केयर के लिए
उनकी रिक्वायरमेंट्स को पूरा करने के लिए उससे ड्रग्स लिए गए हैं। फिर इसमें आपके पास एनिमल सोर्स भी आ जाता है, जैसे कि मैंने अभी भी आपको एग्जांपल दिया और यहाँ पर मेंशन किया गया है कि मुख्तलिफ़ किस्म के एनिमल्स है उसके पैनक्रियाज से जो है इंसुलिन लिए जाते हैं, ठीक है, और मुख्तलिफ़ ऑर्गन से मुख्तलिफ़ हार्मोन्स लिए जाते हैं और उसको जो है एज अ सोर्स ऑफ ड्रग जो है यूज़ किया जाता है। मिनरल्स जैसे एसिड बेस साल्ट्स हो गए, ठीक है, लाइक पोटाशियम क्लोराइड, ये क्या है, मिनरल्स मादनियात से जो है इसको एक्सट्रैक्ट किया गया है, इसको हम ड्रग्स में यूज़ करते हैं। नेचुरली लाइक प्रोटीन्स हो गए, नेचुरल सब्सटेंस है, ठीक है, कुदरती तौर पर जो है इसको हम क्या करते हैं, लेते हैं। हैप्पी चांस बाय चांस कोई ड्रग जो है वो डिस्कवर हुआ हो, ठीक है, तो ये क्या है, ये मुख्तलिफ सोर्सेज है ड्रग्स के, ठीक है, और इसको हम लोग यूज़ करते हैं। थैंक यू सर। यहाँ तक हमने जितना पढ़ा इसमें कोई क्वेश्चन है? नो सर। जी सर, ये मैंने थोड़ा लेट टाइम किया है सर, ये वाला स्लाइड दोबारा रिपीट करें, ये एफिकेसी और पोटेंसी ये वाला। अच्छा जी, एफिशिएंसी और कल पढ़ा पोटेंसी। था। एफिशिएंसी से मुराद ये है कि आप एक चलो ड्रग मैंने अच्छा जी, एफिशिएंसी से मुराद ये है कि आप एक ड्रग लेते हैं, मिसाल के तौर पर आपने एक ड्रग ले लिया जिसका अमाउंट जो है आप नहीं देखते। मिसाल के तौर पर 5 मिलीग्राम एक ड्रग है, ठीक है, अब ये 5 मिलीग्राम कितनी मैक्सिमम इफ़ेक्ट्स को शो कर सकता है, तो उसके जो मैक्सिमम इफ़ेक्ट्स होते हैं इसको हम कहते हैं एफिकेसी, कि ये ड्रग जो है आपको इतना परसेंट जो है आपको इफ़ेक्ट कर सकता है, इसके इतने परसेंट इफ़ेक्ट से असरात होते हैं, तो इसको कहते हैं हम एफिकेसी। पोटेंसी किसे कहते हैं? पोटेंसी से मुराद ये है कि किसी ड्रग की पोटेंसी, किसी ड्रग की क्या पोटेंसी, कितनी शिद्दत है एक ड्रग की, उसकी मिकदार को आप कंसीडर करते हुए, सब्र करें मैं यहाँ पर आपको बताता हूँ। जी सर। अच्छा जी, देखिए एफिकेंसी से क्या मुराद है। एफिकेसी मींस मैक्सिमम इफेक्ट दैट अ ड्रग कैन प्रोड्यूस रिगार्डलेस ऑफ डोज, ड्रग के अमाउंट को दे के बगैर एक ड्रग कितनी ज़्यादा इफेक्ट को प्रोड्यूस कर सकता है, इसको कहते हैं एफिकेसी। जबकि पोटेंसी से मुराद ये है कि अमाउंट ऑफ अ ड्रग दैट इज़ नीडेड टू प्रोड्यूस अ गिवन इफेक्ट, एक ख़ास इफेक्ट को प्रोड्यूस करने के लिए हमें कितनी मिकदार में ड्रग देनी चाहिए जिससे वो इफेक्ट प्रोड्यूस हो जाए, वो असर जो है हो जाए पेशेंट पर, तो इसको हम क्या कहते हैं, पोटेंसी कहते हैं, ठीक है, ठीक है। क्लियर हो गया? जी सर, क्लियर हो गया सर, ये बाकी सर हाफ लाइफ तक। अच्छा जी, सर मैंने लेट ज्वाइन किया है सही। थोड़ा सा, बायो वो लाइट अवेलेबिलिटी किसे कहते हैं? बायो अवेलेबिलिटी, the degree to which or the proportion of the drug that is available to the site of bioavailability का मतलब ये है कि जब आप ड्रग को ले लेते हैं तो ड्रग के लेने के बाद जब ये अपने टारगेट साइट तक पहुंचता है तो वहाँ पर ये कितने मिकदार में अवेलेबल है कि वो अपने डिज़ायर इफ़ेक्ट्स को प्रोड्यूस करे, तो इसको हम क्या कहते हैं, बायो अवेलेबिलिटी कहते हैं, ठीक है, मतलब लिवर से गुजरने के बाद, हार्ट से गुजरने के बाद जब ये टारगेट साइट तक पहुंचता है तो वहाँ पर पहुंचने पर ये कितने मिकदार में रहता है, वहाँ पर ये कितने मिकदार में अवेलेबल होता है जिससे वो उस इफ़ेक्ट्स को प्रोड्यूस करे जिसके लिए हमने इसको लिया था, खाया था, तो इसको बायो अवेलेबिलिटी कहते हैं। हाफ लाइफ से मुराद ये है कि एक ड्रग जो है आप उसको ले लेते हैं तो वो अपनी 50% इफ़ेक्ट को कितने आवर्स में जो है, कितने घंटों के अंदर शो करता है। मिसाल के तौर पर एक मेडिसिन आपने ले ली जिसकी जो फुल लाइफ है वो कितनी है, 100 है, तो मतलब ये है कि इसकी 100 फुल लाइफ है और ये इसकी मिसाल के तौर पर ये अपने फुल इफ़ेक्ट्स जो है वो 2 घंटों के अंदर अंदर जो है ये अपने असरात दिखाता है, तो अपने आधे असरात या 50% इफ़ेक्ट कितने घंटों के अंदर शो करेगा, 1 घंटे के अंदर शो करेगा, तो ये 1 घंटा क्या है, ये इस मेडिसिन का हाफ लाइफ है, तो इसको हम हाफ लाइफ कहते हैं, सही है? जी सर, थैंक यू। ओके, वेरी गुड। तो आज के लिए इतना काफ़ी है, इंशाल्लाह कल की क्लास में हम इस यूनिट को कवर करेंगे और इसके साथ यूनिट नंबर 2 को स्टार्ट करेंगे, ठीक है? जी सर। ठीक है सर।